अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कैपिटल अलाउंस की वजह से जो टैक्स बेनिफिट मिलता है, यानी टैक्स में जो कमी आती है, उसको कैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन में इनकॉर्पोरेट करते हैं वो डिस्कस करते हैं। कैपिटल अलाउंस बेसिकली टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन है, यानी जब हमारी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट की जाती है, जो टैक्स अथॉरिटीज टैक्स लाइबिलिटी किसी कंपनी की कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें उस कंपनी की इनकम यानी सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस में से एक एक्सपेंस जो वो माइनस करते हैं वो होती है डेप्रिसिएशन। यानी अगर आपने कोई एसेट परचेज किया है 5 साल लाइफ का या 10 साल लाइफ का, तो उस एसेट की कॉस्ट को वो उसकी यूजफुल लाइफ के ऊपर आपको डेप्रिशिएट करने देते हैं, और वो आपको अपना मेथड बताते हैं कि किस तरीके से डेप्रिशिएट करना है, और उस डेप्रिसिएशन को फिर आप अपनी इनकम में से माइनस करके अपनी टैक्सेबल इनकम निकालते हैं, और फिर टैक्सेबल इनकम के ऊपर आपके पर टैक्स लगता है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जब डेप्रिसिएशन माइनस की जाती है तो आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है और उसके ऊपर आपको कम टैक्स देना पड़ता है। तो ये एक बेनिफिट है एक एसेट को परचेज करने का। इसको हम कहते हैं टैक्स बेनिफिट। ये टैक्स बेनिफिट आपको कैपिटल अलाउंस यानी टैक्स डेप्रिसिएशन की वजह से मिलता है। अब इसको हम अपने एनपीवी में कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि ये एक बेनिफिट है। आप अगर कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हो और उसमें एक मशीनरी परचेज करने जा रहे हो, तो आप उस मशीनरी की कॉस्ट को अपना आउटफ्लो दिखाते हो, फिर उस मशीनरी से मिलने वाली सेल्स को इनफ्लो दिखाते हो, फिर उस पर लगने वाली वेरिएबल कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट को आप अपने आउटफ्लोज दिखाते हो। इसी तरीके से एक मशीनरी के होने की वजह से आपकी टैक्स सेविंग हो रही है, टैक्स बेनिफिट हो रहा है, तो वो भी आप अपने एनपीवी की कैलकुलेशन में दिखाएंगे। वो कैसे दिखाएंगे वो ज़रा देखते हैं। मैंने एक एग्जांपल क्रिएट की है बेसिक सी। लेट्स से एक इन्वेस्टमेंट है जिसकी कॉस्ट है उस मशीनरी की $1 मिलियन, और आपको कैपिटल अलाउंस यानी जो टैक्स वाले आपको डेप्रिसिएशन अलाउ कर रहे हैं वो 25% रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पर अलाउ कर रहे हैं, यानी हर साल WDV के ऊपर 25% डेप्रिसिएशन अलाउ की जाएगी। लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट 4 years, टैक्स रेट 30% एंड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द 4 years 100,000 होगी। तो अब आपको इसका बेनिफिट कैसे दिखाना है वो जरा देखते हैं। मैंने एक छोटी सी एक और एग्जांपल क्रिएट की हुई है कि इस प्रोजेक्ट से जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट से लेट्स से 4 सालों में कंपनी को एडिशनल सेल्स मिलेंगी। ये मैंने लिख दी है एडिशनल सेल्स, और इसकी वजह से एडिशनल कुछ कॉस्ट आएंगी वो भी मैंने लिख दी है। तो अब जैसे इनकम स्टेटमेंट जैसे एनपीवी कैलकुलेट होती है, बिल्कुल वैसे ही हम ये सारी कैलकुलेशंस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टैक्स डेप्रिसिएशन है हर साल जो मिलेगी वो कितनी कितनी मिलेगी, पहले वो देख लेते हैं। आपको 25% टैक्स डेप्रिसिएशन मिलेगी हर साल। तो पहले साल आपको 25% मिलेगा कॉस्ट का, यानी आप बस जो 1 मिलियन कॉस्ट है एसेट की वो मिलेगी 250,000। यानी टैक्स वाले करेंगे क्या, टैक्स वाले जब आपकी टैक्स इनकम कैलकुलेट करेंगे और टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें से 250,000 माइनस करेंगे, और फिर उसके बाद आपका टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो 250,000 माइनस करने से आपकी टैक्स लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। वो बाद में देखते हैं कि कैसे करते हैं, पहले हर साल का कैपिटल अलाउंस निकाल लेते हैं। 100,000 1 मिलियन में से 250,000 का एक्सपेंस पहले साल मिल गया, उसके बाद 750,000 रह जाएंगे। इसको हम WDV यानी रिटर्न डाउन वैल्यू कहते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू, टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू 750,000। नेक्स्ट ईयर फिर आपको 25% मिलेगा, बट इस दफा 25% जो आपको मिलेगा वो आपको 750,000 का मिलेगा। रिड्यूसिंग बैलेंस इसी को कहते हैं। 250 के बाद 187,500 मिल गया और रह गया 562,500। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर फिर 25% मिलेगा ऑफ द WDV, ये आ गया। 3 साल हो गए, अब लास्ट ईयर है। अब लास्ट ईयर 25% नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर 25% मिल जाएगा तो बाकी 75% जो रह जाएगा उसके लिए कोई और साल नहीं है जिसमें आप अपने एसेट की कॉस्ट को एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकें। 4 साल एसेट की लाइफ है, एसेट खत्म हो जाएगा, तो आपके पास मजीद साल प्रोजेक्ट में नहीं रहे जिससे आप अपने रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ एसेट को क्लेम कर सकें। तो उसके लिए ये होता है कि लास्ट ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट में आपको जितना भी रिमेनिंग अमाउंट एसेट की बचती है
वो आपको एज एन एक्सपेंस अलाउ कर दिया जाता है, क्योंकि आप तो खर्च कर चुके हैं एसेट खरीदते वक्त, तो उसको एज एन एक्सपेंस लास्ट ईयर में पूरा अलाउ कर दिया जाएगा रादर देन सिर्फ 25%, और उसको कहते हैं बैलेंसिंग अलाउंस। अब अगर आप गौर से देखें 1 मिलियन में से 250,000 एक्सपेंस ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं, फिर 187,500 क्लेम कर चुके थे, तो फिर 562,500 रह गया था, फिर 146,25 क्लेम कर चुके, अब रह गया 521,875। यानी इस 1 मिलियन के एसेट में से अब इतनी अमाउंट रह गई है जो कंपनी ने अभी तक क्लेम नहीं की एज एन एक्सपेंस। अब असूलन ये लास्ट ईयर में क्लेम हो जाना चाहिए, लेकिन चूंकि एसेट 100,000 में बिक जाएगा तो ऑब्वियसली ये वाले पैसे तो वापस मिल जाएंगे, तो इस अमाउंट के ऊपर कोई आपको टैक्स रिलीफ नहीं मिलेगा, ये एज एन एक्सपेंस अलाउ नहीं हो सकता। तो इस कॉस्ट ऑफ एसेट, रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ एसेट में से 100,000 स्क्रैप वैल्यू आप क्या कर देंगे, माइनस, और जो बाकी अमाउंट होगी इनकम टैक्स वाले आपको उस अमाउंट को एज एन एक्सपेंस चार्ज करने अलाउ कर देंगे कि आप उसको अपनी टैक्सेबल इनकम निकालते वक्त माइनस करके फिर टैक्स दे दीजिएगा, यानी इस अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स रिलीफ मिल जाएगा 321,875। सो पहले साल के लिए ये अमाउंट है, दूसरे साल के लिए ये है, तीसरे साल के लिए ये है, और लास्ट ईयर के लिए ये आपको रिलीफ मिलेगा। अब आते हैं यहां पर एनपीवी की कैलकुलेशन में। अब एनपीवी की कैलकुलेशन में एक बात का हम ख्याल रखते हैं कि हम कोई नॉन कैश आइटम अपनी एनपीवी की कैलकुलेशन में नहीं दिखाते, क्योंकि जब कैश जा ही नहीं रहा और हमें कोई एक्सपेंस के अगेंस्ट कैश देना ही नहीं है, तो व्हाई इट शुड बी रिटन इन द एनपीवी कैलकुलेशन, सो हमें नहीं करना चाहिए। अब कैपिटल अलाउंस एक एक्सपेंस है जो टैक्स वाले अलाउ कर रहे हैं, बट ये एक्सपेंस कुछ ऐसा एक्सपेंस नहीं है जिसके अगेंस्ट मेरे जेब से पैसे जा रहे हो। ये तो बेसिकली इस एसेट का जो 0 पॉइंट पर मैं $1 मिलियन का एसेट खरीद रहा हूँ, उसी पॉइंट पे ये पूरे 1 मिलियन दे रहा हूँ। फिर इस 1 मिलियन को टैक्स वाले मैं सिर्फ टैक्सेबल इनकम निकालते वक्त माइनस कर रहे हैं, मेरी जेब से दोबारा ये पैसे नहीं जा रहे 1 मिलियन। तो 1 मिलियन तो वैसे भी हम जब एनपीवी निकालते हैं तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के तौर पे आखिर में माइनस करते हैं। सो ये नहीं हो सकता कि मैं 1 मिलियन जो है वो एनपीवी निकालते वक्त आखिर में भी माइनस करूं और फिर इसका 250, 187, 500 भी माइनस करूं, तो डबलिंग हो जाएगी, डबल ट्रीटमेंट हो जाएगी एक सिंगल आइटम की, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो हम कैपिटल अलाउंस माइनस नहीं करते नॉर्मली एनपीवी की कैलकुलेशन में से। और लेकिन अगर हम माइनस नहीं करते तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि जो टैक्सेबल इनकम आ रही होगी जिसपे हम टैक्स लगाएंगे वो ज्यादा आ रही होगी, और हम ज्यादा टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, जबकि टैक्स वाले उसको माइनस करके कैलकुलेट करेंगे, उनके पास टैक्स कम आ रहा होगा, तो हमारी जो टैक्स की फिगर है वो एग्जैजरेटेड हो जाएगी और वो ज्यादा दिखेगी। तो अब हम क्या करें, तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि आप कैपिटल अलाउंस पहले माइनस कर लें, यानी जितना भी आपका कैपिटल अलाउंस पहले साल का बनता है 250,000 वो आप माइनस कर दें, और देखें कि आपके पास टैक्स के हिसाब से क्या अमाउंट आएगी। 150,000 टैक्स वालों के हिसाब से भी 150 आएगी, क्योंकि वो भी हमारे 500,000 में से 100,000 ये माइनस करेंगे और 250 टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और फिर उसके बाद टैक्स लगाएंगे। तो अब इसके ऊपर आप टैक्स लगा लें, 30% टैक्स है, इस अमाउंट पे लगा दें। अब ये जो टैक्स की फिगर आ रही है अब ये बिल्कुल सही आ रही है, क्योंकि अभी आपने इसमें से कैपिटल अलाउंस माइनस किया जो टैक्स वाले भी करेंगे। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये आ गई कि हमारी जेब से कोई 250,000 पहले साल में नहीं जा रहे, कोई 250,000 हमारी जेब से नहीं जाएंगे, ये पूरा 1 मिलियन ही जीरो पे जाएगा, और ये 250,000 इसी 1 मिलियन का हिस्सा है। सो ये नहीं हो सकता कि मैं एनपीवी में भी माइनस करूं आखिर में और यहां पर भी माइनस करूं, नहीं, तो मेरी जेब से ये 250,000 कहीं नहीं जा रहे। तो अब क्या करें, हमने तो माइनस कर दिया, अब माइनस कर दिया ठीक है, हमारी टैक्स की कैलकुलेशन सही हो गई है, अब हम इसको क्या करें, थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके सोचें कि हम इसको वापस क्या कर सकते हैं। ओके, वापस क्या करें, हम इसको वापस ऐड कर लेते हैं नीचे। तो 250,000 पहले आपने माइनस किया और 250,000 आपने पहले वापस ऐड किया, तो ये दोनों एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे और नेट इंपैक्ट इनका जीरो हो जाएगा, बस सिर्फ टैक्स की फिगर एडजस्ट हो जाएगी जो हम करना चाह रहे थे वो अब होगी। अब नेट कैश फ्लोज निकालने के लिए 150,000 में 45,000 टैक्स माइनस करते हैं, 250 वापस ऐड करते हैं, 355,000। अब ये हमारी सही फिगर है और अब यही काम हम तमाम सालों के लिए करेंगे। सो आप वीडियो पॉज कीजिए और ये तीनों कॉलम्स फिल करें खुद, एंड देन अनपॉज करके वीडियो दोबारा इसका सॉल्यूशन देखिए। ओके, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। सो लेट्स राइट द फिगर्स। सेकेंड ईयर की फिगर ये रही, थर्ड ईयर की फिगर ये रही,
और लास्ट ईयर की फिगर जो है वो भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी 321,875, ये कर ली। अच्छा, इन्हीं को मैं वापस ऐड बैक भी कर लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मुझे ऐड बैक करना है। और यहाँ पर मैं इनको सम कर लेता हूँ। नेट कैश फ्लोज निकालने के लिए कॉपी कर लेता हूँ तमाम सेल्स में फॉर्मूला। अब ये नेट कैश फ्लोज आ गए हमारे। अब इनके ऊपर मैं टैक्स लगाता हूँ -30% इंटू 92,500 आ गया। और मैं इसको कंट्रोल सी करके कॉपी करता हूँ, यहाँ कंट्रोल वी करके पेस्ट, कंट्रोल वी करके पेस्ट। तीनों सालों के टैक्स की फिगर्स आ गई, तमाम सालों के टैक्स की फिगर्स आ गई है। अच्छा, यहाँ मैंने माइनस नहीं किया तो इसलिए थोड़ी सी फिगर ज़्यादा आ रही है, इसको माइनस कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ इसको तीनों को सम कर लेता हूँ और कॉपी करके बाकी सेल्स में पेस्ट कर लेता हूँ। सो ये मेरे पास नेट कैश फ्लोज आ गए। अब एक तरीका तो ये था, ये भी एक्सेप्टेबल तरीका है। दूसरा तरीका वो ये कहते हैं कि बजाय आप कैपिटल अलाउंस माइनस करने के, आप कैपिटल अलाउंस माइनस ना करें, आपने जो अपने कैश एक्सपेंसेस लिखने वही लिखें। जैसे ये 500 एंड 100, आप इसी को ही माइनस करें, सिर्फ इन दोनों को माइनस करें। और आपने जो 250,000 माइनस किया वो माइनस ना करें क्योंकि वो नॉन कैश है, तो माइनस ना करें। और इस तरह इन सब की नेट फिगर्स निकाल लें और इसी फिगर के ऊपर टैक्स लगा दें, इसी फिगर के ऊपर टैक्स लगा दें। अब जरा देखिए, मैंने पूरे 4 लाख के ऊपर टैक्स लगा दिया, जबकि टैक्स वाले 250,000 माइनस करने के बाद जो 150 बच रहा था उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। मैंने पूरे 400 पे लगा दिया, यानी इसका मतलब मेरे और टैक्स वालों के बीच में जो 250,000 का टैक्स है उसका फर्क है। मैंने वो 250 के अंदर रहने दिया है और उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया, जबकि टैक्स वाले उस 250,000 के ऊपर मुझसे टैक्स नहीं लेंगे, वो उसको माइनस करके फिर टैक्स लेंगे। जिसकी वजह से 250,000 के ऊपर जितना टैक्स बनता है वो इसके अंदर शामिल तो है, जबकि मुझे आगे पे नहीं करना, तो मैं वो 250,000 के ऊपर जो 30% का टैक्स बनता है वो इसमें वापस ऐड बैक कर देता हूं, क्योंकि मैं माइनस कर रहा हूं। इस 120,000 को मैं माइनस कर रहा हूं, इसमें वो 250,000 का टैक्स भी शामिल है जो कि वो लोग मुझसे नहीं लेंगे। तो 250,000 का जो टैक्स बनता है 30% के हिसाब से, वो मैं इसमें वापस ऐड बैक कर देता हूँ 75,000। तो अब जरा मैं चेक करता हूँ, एक तरफ से मैं 120,000 माइनस कर रहा हूँ और एक जगह मैं 75,000 वापस ऐड बैक कर रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ नेट टैक्स में क्या माइनस कर रहा हूँ, 45,000, वहां पर भी 45,000 ही था, ये रहा। तो अगर आप एक दफा 120,000 लिख लें और फिर 75,000 वापस ऐड बैक कर दें तो टैक्स भी एडजस्ट हो जाएगा और कोई नॉन कैश आइटम भी आप अपनी इनकम स्टेटमेंट में ना ऐड कर रहे होंगे ना लेस कर रहे होंगे। तो ये भी एक एक्सेप्टेबल तरीका है और इस 75,000 को कहा जाता है टैक्स बेनिफिट। ये टैक्स बेनिफिट है, किस चीज के ऊपर है, ऑन कैपिटल अलाउंस। कैपिटल अलाउंस के ऊपर ये टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, तो पहले साल का टैक्स बेनिफिट है। इस तरीके से आप हर साल की टैक्स की कैलकुलेशन करें, हर साल की, यहां पर वीडियो पॉज करके, और हर साल का टैक्स बेनिफिट कैलकुलेट करके दें और फिर वीडियो अनपॉज करके सॉल्यूशन देख लीजिए। ओके, कर लिया होगा आप लोगों ने। सो आई विल डू इट। So 30% tax minus 30% into 280,000 और मैं इसको कॉपी करके पेस्ट, तो ये टैक्स आ गया। लेकिन ये टैक्स फिगर्स एग्जेजरेटेड है, इनमें से हर साल का जो टैक्स डेप्रिसिएशन है वो माइनस नहीं हुआ, तो उसके ऊपर जो टैक्स रिलीफ है वो हम एड बैक करते हैं। तो सेकेंड ईयर के लिए फिगर जो थी वो 187,500 थी, ये तो 187,500 लिखूंगा और रिमेंबर इसका 30% लूंगा, क्योंकि 187,500 पे जो टैक्स बनता है वो बेसिकली वो मुझसे नहीं ले रहे होंगे, वो रिलीफ दे रहे हैं। तो ये 56250 आ गया। फॉर नेक्स्ट ईयर इट इज 140,625, 140,625 एंड इसका 30%। एंड लास्ट ईयर इट इज 321,875, 321,875 ये बैलेंसिंग अलाउंस कहलाता है आखिरी साल वाला, और इसको 30% से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 965,365 आ गया। अब मेरे नेट कैश फ्लोज इसके साथ मैच करने चाहिए और मैच करेंगे। सो इज इक्वल टू सम, इनको मैंने नेट ऑफ किया, 355,000 मैच हो गया। सो ये अप्रोच भी एक्सेप्टेबल है। मैं कंट्रोल कॉपी कर रहा हूँ उसको, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, सारी फिगर्स आ गई हैं। और अगर आप इसको चेक करें इनके साथ तो आपको एग्जैक्ट वही फिगर नजर आ रही है।
सो ये दोनों एक्सेप्टेबल अप्रोचेस हैं। एक में आप कैपिटल अलाउंस माइनस करके टैक्स लगा के फिर कैपिटल अलाउंस वापस ऐड करते हो, टैक्स बेनिफिट दिखाने की जरूरत नहीं है। दूसरे में आप कैपिटल अलाउंस माइनस नहीं करते हो क्योंकि नॉन कैश है और टैक्स कैलकुलेट कर लेते हो, जो कि आपको याद रहना चाहिए कि ये एग्जेजरेटेड फिगर है। इसको कम करने के लिए वापस ऐड बैक करेंगे। ऐड बैक करने के लिए क्या करेंगे, जो जो जिस साल का टैक्स बेनिफिट बनता है, जितना जितना टैक्स बेनिफिट बनता है 250, 187,500, 140,625 एंड 321,875, इन सब के ऊपर जो टैक्स का रेट है वो अप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी वो ऐड बैक कर देंगे। सो ये वैल्यूज आ गई। अब मैं इन वैल्यूज को आपके लिए यहां लिखता हूं फॉर सम रीजन। मैंने ये वैल्यूज नीचे लिख दी हैं और मैं इनको यहां से मिटा रहा हूं। अब मैं आपको एक शॉर्टकट तरीके से ये वैल्यूज निकाल के दे रहा हूं क्योंकि यहां पर बहुत लंबे तरीके से किया गया है। सो शॉर्टकट जो एग्जाम में आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूं। मुझे ये 75,000 यहां कैलकुलेट करना है डायरेक्टली, वो मैं कैसे कर सकता हूं। आप इज इक्वल टू दबाएं और पहले एसेट की कॉस्ट लिखें 1 मिलियन। उस 1 मिलियन के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन अलाउ हो रहा था, 25%। ये रहा। सो इनटू 25%, ये आपको बता देगा पहले साल की कैपिटल अलाउंस की फिगर। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स रेट से ताकि इसका टैक्स बेनिफिट निकाला जा सके। सो कॉस्ट ऑफ द एसेट प्लस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट, ये आ गया। ये 75,000 आ गया, ये रहा। सो फॉर द फर्स्ट ईयर आपके पास आंसर आ गया 1 मिलियन कॉस्ट ऑफ द एसेट, 25% डेप्रिसिएशन रेट एंड 30% टैक्स रेट, ये आ गया 75,000। अब नेक्स्ट ईयर क्या आएगा आंसर, देखें हर साल आपके एसेट की वैल्यू 25% कम हो रही है। जब 25% आपकी एसेट की वैल्यू कम हो रही होगी तो 25% ही आपका कैपिटल अलाउंस कम हो रहा होगा। और अगर 25% कैपिटल अलाउंस कम हो रहा होगा तो उसका जो टैक्स बेनिफिट है वो भी 25% कम हो रहा होगा। यानी हर अगले साल पिछले साल के मुकाबले में जो आपका टैक्स बेनिफिट है वो कम हो जाएगा 25%, क्योंकि एसेट की वैल्यू 25% कम हो रही है, रिड्यूसिंग बैलेंस है ना। सो पिछले साल वाली वैल्यू उठाएं जो भी है उसको 75% से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 25% डेप्रिशिएट हो रहा है तो 75% रह जाएगा। सो जो भी पिछले साल की टैक्स बेनिफिट की वैल्यू है उसका 75% आप लेंगे और एंटर कर देंगे। अब इसमें एग्जाम प्रेशर के अंदर हो सकता है आप टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 30% माइनस कर दो। नहीं, टैक्स नहीं माइनस करना है, टैक्स ऑलरेडी यहां पर अप्लाई हो चुका है। आपने पिछले साल के जो बेनिफिट है, जो भी बेनिफिट है पिछले साल का, उसको 25% जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो माइनस करना है, क्योंकि उसी की वजह से टैक्स बेनिफिट कम हो रहा है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है। सो 75% ले लिया। फिर अगले साल आएंगे फिर इसका 75, पिछले साल का 75%। अब आप देख लीजिए वैल्यूज 56250 जो मैंने यहाँ कॉपी की थी, पहले कैलकुलेट की थी, वही वाली वैल्यूज है। 56250, 42188, 42188.87.5 राउंड ऑफ है वो, सही है, ये आ गया आपके पास। अब लास्ट ईयर जो है वो ये वाली वैल्यू के ऊपर 30% चाहिए होगा, इस वैल्यू का 30%, 965625। अब ये कैसे आएगा ये देख लेना है। पहले आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट कितना, ये सब ये लास्ट ईयर के लिए करना है आपने। जब भी लास्ट ईयर होगा तो आपने ये करना है। 1 मिलियन कॉस्ट ऑफ एसेट है जो इससे पहले 3 साल तक डेप्रिशिएट हुआ है, 3 साल तक डेप्रिशिएट हो चुका है। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 75% लिखूंगा क्योंकि हर साल 75% रह जाएगा, और पावर 3 लगा दूंगा, क्योंकि पावर 3 लगाने का मतलब यह है कि मैंने इसमें से 3 दफा 25% माइनस कर दिया होगा, क्योंकि 3 दफा इसमें से 25% डेप्रिशिएट हो चुका है, 3 साल हो चुके हैं। सो पावर 25। जब मैं ये करूंगा तो आपके पास WDV आ जाएगी 3 साल के बाद की, ये रही 421,875, ये आ गई। इसके बाद स्क्रैप वैल्यू माइनस की थी हमने, तो हम यहां से भी स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे, माइनस स्क्रैप वैल्यू 100,000, 321,875 आ गया, 321,875। अब इसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करना है। ये वो बैलेंसिंग अलाउंस की फिगर आई, अभी तक टैक्स बेनिफिट नहीं आया, ये बैलेंसिंग अलाउंस है, लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन है, इनटू उसके ऊपर 30% रिलीफ टैक्स का, वो अप्लाई कर देंगे। सो एग्जैक्ट वही आंसर आएगा जो यहां आया था, 96,562.5, 96,563। सो ये डेप्रिसिएशन आ गई, टैक्स बेनिफिट आ गया आखिरी साल का भी। अब आप कैश फ्लोस कंपेयर कर लें, बिल्कुल सेम है जो ऊपर थे। सो ये दोनों तरीके एक्सेप्टेबल हैं, आप कोई सा भी तरीका दोनों में से इस्तेमाल कर लें, एक्सेप्टेबल है। सो ये थी कैपिटल अलाउंस की ट्रीटमेंट एनपीवी के अंदर। अब इसमें ज्यादा आसानी कब पैदा होती है, जब स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन हो। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन अगर होगी तो बहुत आसान हो जाएगी। जैसे अगर इसी क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन होती तो हर साल की कैपिटल अलाउंस सेम होता, और कैसे कैलकुलेट होता, सिंपल, जैसे स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन निकालते हैं, 1 मिलियन ऑफ द एसेट
1 million of the asset minus scrap value 100,000 and divided by useful life 4, so 225,000. ये डेप्रिसिएशन आती हर साल की, और हर साल इस 225,000 को हम यहाँ पर अगर ये वाला मेथड यूज करते तो हर साल 225, 225, 225 एंड 225 माइनस करते, टैक्स लगाते और फिर 225, 225, 225 वापस ऐड बैक कर देते। और इधर आते तो इधर जिस तरह हमने यहाँ पर हर साल की कैपिटल अलाउंस के ऊपर 30% अप्लाई किया था, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, लेकिन यहाँ पर हर साल फिगर डिफरेंट आ रही है रिड्यूसिंग बैलेंस की वजह से। इस केस में डिफरेंट नहीं आएगी। इस केस में आप क्या करेंगे, जो टैक्स डेप्रिसिएशन है हर साल का वो उठाएंगे 225,000 और इसका 30% ले लेंगे। कितना आएगा 67,500, और हर साल 67,500 ऐड बैक करेंगे। सेम 67,500 थ्रू आउट तमाम सालों में ऐड कर देंगे, क्योंकि हर साल कैपिटल अलाउंस सेम है तो उसका 30% जब लेंगे वो भी सेम होगा। हर साल सेम अमाउंट चारों सालों में ऐड बैक हो जाएगी। ये होगा जब स्ट्रेट लाइन मेथड होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।